सी क्वेश्चन नंबर 26 को पढ़ते हैं। फाइंड दी जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। एक पॉलिनोमियल गिवन है जिसमें हमें जीरोज फाइंड करने हैं, देन आफ्टर दैट हमको वेरीफाई करना है कि वो जीरोज उसके करेक्ट आए हैं या नहीं आए हैं। तो हम इसको सॉल्व करेंगे किस तरह से, हम इसको फैक्टराइज करेंगे स्प्लिटिंग मिडिल टर्म यूज़ करके। तो यहाँ पे देखो इसको इस तरह से टू नंबर्स में कन्वर्ट करना है कि प्लस या माइनस करें तो ये नंबर आए और मल्टीप्लाई करने पर हमारा ये नंबर आए। तो ऐसे हमें दो नंबर चाहिए, तो ऐसे दो नंबर हमारे 4 और 2 हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि जब इनका मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 8 आ रहा है और एडिशन करने पर हमारा 6 आ रहा है। करेक्ट। अब दोनों साइड प्लस है तो यहाँ पर माइनस का कोई ऑप्शन ही नहीं है, यहाँ पर हमें कुछ सोचना ही नहीं है। डायरेक्ट हम क्या रखेंगे 2x प्लस 4x प्लस 8। ठीक है। अब मैंने 2x को पता है क्यों पहले रखा है, क्योंकि हम यहाँ पर स्प्लिट करते हैं ना, उसके बाद यहाँ कॉमन लेते हैं तो सेम टर्म आना चाहिए दोनों साइड। अब यहाँ से इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है x प्लस 2। अब यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है 2 कॉमन आ रहा है, सो x प्लस 2 कॉमन हो गया। सो x प्लस 2 और x प्लस 2 4 आएगा, यहाँ 4 कॉमन है, सो x प्लस 4। अब यहाँ से देखो मेरे एक एक टर्म को इक्वल 0 करके लिखूंगी, तो पहले x प्लस 2 इक्वल टू 0, सो x इक्वल टू -2 हो गया। और यहाँ से x प्लस 4 इक्वल टू, एक को हाइड कर लेते हैं। देखो रूट्स इस तरह से निकालते हैं, दो टर्म्स आ गई हैं हमारे पास, पहले एक को हाइड कर लो, एक को नेग्लेक्ट कर लो। x प्लस 4 इक्वल टू 0, सेकेंड टाइम में x प्लस 2 इक्वल टू 0 कर लो, तो दोनों तरफ से हमारे रूट्स आ जाएंगे -2 और -4। हमारे रूट्स क्या आए हैं -2 और -4, ये हमारे रूट्स आ गए, मतलब ये हमारे जीरोज हैं, पॉलिनोमियल के जीरोज हैं ये हमारे। अब हमें क्या करना है वेरीफाई करना है। तो वेरीफाई करने के लिए हमें पता है सम ऑफ रूट्स हमारा क्या होता है, सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए होता है और अल्फा इंटू बीटा हमारा सी अपॉन ए होता है। अब यहाँ से देखो ये जो अल्फा और बीटा हमारे क्या आए हैं -2 -4 -6 आया है। अब यहाँ तो -6 है, अब राइट हैंड साइड में भी हमारा -6 आना चाहिए। तो उसको कैसे वेरीफाई करेंगे इस पॉलिनोमियल में। देखो इस एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट a होता है और x का कोफिशिएंट हमारा b होता है, जो कांस्टेंट टर्म होती है हमारी c होती है। अब यहाँ पर -b अपॉन ए, तो माइनस एज इट इज रहेगा, b मेरा 6 है और a मेरा 1 है, तो -6 इक्वल टू -6 वेरीफाई हो गया। सेकेंड हम इससे भी वेरीफाई कर लेते हैं, अल्फा इंटू बीटा मतलब -2 इंटू -4 मतलब +8 हो गया। अब ये राइट हैंड साइड में भी 8 ही आना चाहिए। तो देखो c अपॉन ए, तो c मेरा क्या है 8 है और a तो मेरा 1 है, तो 8 इक्वल टू 8। तो यहाँ से हमने वेरीफाई भी कर दिया। क्वेश्चन नंबर 27 को समझ लेते हैं। यहाँ पे हमें प्रूफ करना है, हमारा ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है। एक LHS लेके चलते हैं, जब भी इस तरह के क्वेश्चन आते हैं हमारा RHS आंसर में आ जाता है। तो देखो सॉल्व करते हैं। तो 10 को मैं और सॉल्व कर लेती हूँ, जिसको मैं साइन अपॉन कॉस लिख लूंगी और कॉट को मैं कॉस अपॉन साइन लिख लूंगी। ठीक है। तो 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए, इसको तो मैंने ये लिख लिया। 1 प्लस कॉट क्या है 10 का इनवर्स होता है, तो यहाँ पर कॉस अपॉन साइन होता है, तो स्क्वायर है तो स्क्वायर रहेगा। अब मैंने क्या किया यहाँ पे कॉस स्क्वायर को एलसीएम, यहाँ पर साइन स्क्वायर। ठीक है। तो ये कॉस स्क्वायर जो है यहाँ मल्टीप्लाई हो जाता है, पूरे में एलसीएम आ जाता है। यहाँ पे क्या हो गया कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, ये ऊपर की टर्म चल रही है, डिवाइड बाय कॉस स्क्वायर ए। अब ये अपॉन में क्या चल रहा है, ये साइन स्क्वायर का मल्टीप्लाई होगा यहाँ पे, सो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, ये कॉस स्क्वायर ए और डिवाइड बाय साइन स्क्वायर ए। अब देखो कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए हमारा 1 होता है, तो यहाँ पर भी 1 हो जाएगा और यहाँ पर भी 1 हो जाएगा। तो क्या आया 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए अपॉन 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए। अब देखो इस तरह की टर्म्स होती है ना, तो ये दोनों का क्या होता है मल्टीप्लाई हो जाता है और ये साइन स्क्वायर ए ऊपर मल्टीप्लाई हो जाता है, इस तरह से होता है। ठीक है। तो साइन स्क्वायर ए का 1 में मल्टीप्लाई होगा तो साइन स्क्वायर ए ऊपर पहुंच गया, और कॉस स्क्वायर ए का 1 में मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो गया कॉस स्क्वायर ए। तो साइन अपॉन कॉस क्या होता है 10 होता है, तो यहाँ स्क्वायर चल रहा है तो मेरा क्या आ गया tan स्क्वायर ए आ गया। अब आपने एक और प्रॉपर्टी पढ़ी होगी, tan स्क्वायर ए जो है वो किसके इक्वल होता है सेक स्क्वायर ए माइनस 1 के इक्वल होता है। तो इसको आप डायरेक्ट लिख लो सेक स्क्वायर ए माइनस 1। ठीक है। सो हैंस प्रूव्ड। 28 का जो ए पार्ट है वो ए पार्ट हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के वर्ड प्रॉब्लम वाला क्वेश्चन है, जो हमारा इस साल एनसीईआरटी से रिमूव हो गया है। तो मैं डायरेक्ट बी पार्ट कर रही हूँ क्वेश्चन नंबर 28 का। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी फॉर विच द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, हमें 2 लीनियर इक्वेशन गिवन है और क्या गिवन है कि उनके इनफाइनाइटली नंबर ऑफ सॉल्यूशंस हैं। तो ये जो इस टाइप का क्वेश्चन है ये पक्का 1 या 2 क्वेश्चन तो आते हैं। तो ये जो कॉन्सेप्ट है इसको बहुत
अच्छे से समझ लेना, जब लाइन पैरेलल हो, जब इंटरसेक्टिंग लाइंस हो या फिर कोइंसिडेंट लाइन हो, तो उनकी किस तरह से सॉल्यूशंस हम फाइंड करते हैं। तो देखो इनफाइनाइटली नंबर ऑफ सॉल्यूशन उन्हीं लाइंस के होंगे जो लाइन आपस में एक दूसरे को ओवरलैप कर रही हो। तो यहाँ पर ये दोनों लाइन जो है वो कैसी है, कोइंसिडेंट लाइन है, मतलब एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन है। क्यों? क्योंकि एक लाइन पर कितने होते हैं, इनफाइनाइटली नंबर ऑफ सॉल्यूशन होते हैं, तो दोनों के ही हैं, दैट मीन्स कि दोनों कोइंसिडेंट लाइन है। ठीक है, तो कोइंसिडेंट लाइन होंगी, दैट मीन्स कि उनके जो रेशियो होंगे कोफिशिएंट के वो तीनों के इक्वल होंगे। ठीक है, ये इसका मतलब है। क्लियर? तो यहाँ पे हमें ये गिवन है, तो इसके बेस पर हम ए एंड बी की वैल्यू फाइंड कर लेंगे कि इस A1 क्या है, ये है, ये A1 B1 और C1 है, ये A2 B2 और C2 है। ठीक है, तो A1 क्या है मेरा, A1 3 है, देखो A1 3 अपॉन A2 क्या है मेरा A प्लस बी, सो 3 अपॉन A प्लस बी। B1 मेरा 4 है, B2 2 इंटू A माइनस बी है। ठीक है, इक्वल C1 यहाँ पर 12 है और C2 मेरा 24 है। बस अब इसको सॉल्व कर लो, यहाँ से 1/2 आ गया है। ठीक है, यहाँ से और सिंप्लीफाई कर लो 2 अपॉन, अब इसको फर्स्ट ले लो, सेकंड ले लो, थर्ड ले लो। देखो फर्स्ट टर्म में फर्स्ट और थर्ड ले लो, सेकंड टाइम में सेकंड और थर्ड ले लेना, तो वहाँ से हमारी एक इक्वेशन बन जाएंगी ए एंड बी के टर्म में। देखो मैंने पहले फर्स्ट एंड थर्ड लिया, तो मैं डायरेक्ट क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करूँ तो a प्लस बी का किस में होगा, 1 में होगा, और 3 का 2 में मल्टीप्लाई होगा, तो a प्लस बी इक्वल टू 6। एक इक्वेशन आ गई, कहाँ से आई, बाय फर्स्ट एंड थर्ड। अब मैं सेकंड एंड थर्ड ले रही हूँ, तो यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, और a माइनस बी का मल्टीप्लाई 1 में होगा, तो यहाँ से क्या आ गया, a माइनस बी इक्वल टू 4। दो इक्वेशन मिल गई मुझे, बस अब इसे सिंप्लीफाई कर लो। देखो प्लस माइनस करने की जरूरत ही नहीं है, a प्लस बी माइनस बी कट जाएगा, सो 2a इक्वल टू 10। तो यहाँ से a की वैल्यू मेरी 5 आ गई, बस एक की वैल्यू आ गई, तो सेकंड की वैल्यू निकाल लो, यहाँ से निकाल लो। a प्लस बी इक्वल टू 6 इक्वेशन है, a में 5 रखा तो b इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6 माइनस 5 मतलब 1, तो b की वैल्यू मेरी आ गई 1। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 29 प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, उसको समझ लेते हैं, बहुत सिंपल है। अ डाई इज रोल्ड वंस, एक डाई है उसको एक बार रोल्ड किया है, तो उनकी प्रोबेबिलिटी 3 पूछी है, एंड इवन प्राइम नंबर। देखो अब कोई डाई को रोल करेंगे तो क्या क्या पॉसिबिलिटी है मेरी, ये पॉसिबिलिटी है, बस एक ही डाई है मेरा, तो या तो 1 2 3 4 5 6 व्हाटएवर जो भी आ सकता है। तो फर्स्ट पूछा इवन प्राइम नंबर, तो देखो हमें पता होता है इवन नंबर हमारे 3 है, उनमें भी प्राइम नंबर मेरा एक ही है, 2। ठीक है, तो 2 आने की तो एक ही पॉसिबिलिटी है ना, तो फर्स्ट वाले का क्या हो जाएगा, पी ऑफ ई, फर्स्ट वाले का मेरा क्या हो जाएगा, 1 ही है ना यहाँ पे 1, और टोटल कितने हैं 1 2 3 4 5 6, 1/6, तो फर्स्ट की प्रोबेबिलिटी क्या आ गई, 1/6। ठीक है, जब इवन प्राइम नंबर की प्रोबेबिलिटी पूछी हो तब। ठीक है, अ नंबर ग्रेटर देन 4, देखो यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल नहीं है, दैट मीन्स के 4 इज नॉट इंक्लूडेड। ठीक है, तो जब ग्रेटर देन 4 कितने नंबर है, 5 और 6, ग्रेटर देन 4 में कितने ऐसे नंबर है जिनके आने की पॉसिबिलिटी है, 5 एंड 6, तो 2 ही नंबर है ऐसे, तो सेकंड वाले की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, यहाँ पे 2 आएगा, और डिवाइड में टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटी कितनी है, 6 है। ठीक है, सो 2 2 जार 1, 2 2 जार 2 3 जार 6, तो यहाँ से मेरी प्रोबेबिलिटी आ गई 1/3, तो ये सेकंड वाले का आंसर आ गया। अब थर्ड देखते हैं, ऑड नंबर की प्रोबेबिलिटी पूछी है फॉर गेटिंग एन ऑड नंबर। अब ऑड नंबर मुझे पता है 1 होता है, 3 होता है, 5 होता है, तो कितने नंबर निकल के आए, 1 3 5, कितने नंबर आए, 3 नंबर आए ना, तो यहाँ पर पी ऑफ ई क्या हो जाएगा मेरा, प्रोबेबिलिटी फॉर गेटिंग एन ऑड नंबर 3 अपॉन, और टोटल नंबर ऑफ आउटकम मेरे 6 है, सो 3 1 जार 3, 3 2 जार 6, तो यहाँ से मेरी प्रोबेबिलिटी क्या आ गई, 1/2। क्वेश्चन नंबर 30 समझ लेते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर एंड ऑफ सेंट्रल एंगल ऑफ 90 डिग्री। यहाँ पे हमें रेडियस गिवन है, और जो सेंटर से जो एंगल सबटेंड होगा वो एंगल हमें 90 डिग्री गिवन है, तो हमें फाइंड क्या करना है, एरिया ऑफ द सेक्टर। तो देखो ये जो इस टाइप के जो क्वेश्चन है इनको बहुत अच्छे से कर लेना, ए बी, तो सेक्टर और सेगमेंट हमें पता होना चाहिए क्या होते हैं, ये पूरा पार्ट क्या होता है, हमारा सेक्टर होता है। तो इसमें ये जो एंगल है हमें 90 डिग्री गिवन है, और रेडियस मुझे 7 सेंटीमीटर गिवन है। फाइंड क्या करना है, एरिया ऑफ सेक्टर। देखो यहाँ पे अगर लिखा नहीं हो कि मेजर या माइनर, तो कंफ्यूज मत होना, बाय डिफॉल्ट हमारा माइनर सेक्टर ही लिया जाता है, सेगमेंट में भी माइनर सेगमेंट ही लिया जाता है। अगर आपको बोला है कि फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर, दैट मीन्स यू हैव टू फाइंड एरिया ऑफ माइनर सेक्टर।
क्लियर। तो माइनस जो एरिया ऑफ सेक्टर है वो हमें फॉर्मूला याद होना चाहिए। एरिया ऑफ सेक्टर हमारा होता है, एरिया ऑफ सेक्टर फॉर्मूला होता है हमारा थीटा अपॉन 360 डिग्री, थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। ठीक है, थीटा हमें गिवन है कितना 90 अपॉन 360, पाई की वैल्यू मैं 22/7 रख रही हूँ और आर मेरा 7 गिवन है, सो 7 इंटू 7 रख लिया। अब इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो 9 4 जा 36, 7 इंटू 7 बस 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, तो 77/2 आ रहा है। तो यहाँ से मेरा क्या आया 38.5। ठीक है, तो एरिया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये मेरा क्या आया, एरिया ऑफ सेक्टर आया। पूछा क्या है नेक्स्ट लास्ट लाइन में, ऑल्सो फाइंड द एरिया ऑफ करस्पॉन्डिंग मेजर सेक्टर। मतलब आपने माइनर सेक्टर फाइंड कर लिया है, अब आपको मेजर सेक्टर फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे, पूरे टोटल एरिया ऑफ सर्कल में से इतने एरिया को सबट्रैक्ट कर देंगे तो बाकी का जो रेस्ट ऑफ एरिया है वो हमारा निकल आएगा। ठीक है, तो एरिया ऑफ मेजर सेक्टर निकालेंगे अब हम, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। मेजर सेक्टर का एरिया निकालना है, दैट मीन्स कि हम एरिया ऑफ सर्कल मतलब पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर टोटल पूरे एरिया में से इतना एरिया सबट्रैक्ट कर रहे हैं, इतना एरिया हमने निकाल लिया है, ये है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगी, एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। तो मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ यहाँ पे 38.5। ठीक है, अब यहाँ पे वैल्यूज रख लो 22/7, आर मेरी 7 है तो इसे कट कर लो। ठीक है, ये 154 आ गया और 38.5, तो यहाँ से मेरा आंसर आएगा 115.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये किसका एरिया आया, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 का ए पार्ट देख लेते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम है, इसको बहुत अच्छे से कर लेना, ये थ्योरम आती ही आती है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें प्रूफ करना है कि क्या एक एक्सटर्नल पॉइंट है और एक सर्कल पर टेंजेंट ड्रॉ की गई है। ठीक है, एक एक्सटर्नल पॉइंट से 2 ही टेंजेंट जा सकती हैं, उससे ज़्यादा नहीं जा सकती हैं। तो बस वो क्या पूछा है, प्रूव दैट द लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉ फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल। ये दोनों की लेंथ जो है वो आपस में इक्वल है, ये प्रूव करना है। इसको P ले लो, ये A ले लो, ये B ले लो, ये सेंटर है इसका, तो ये मेरी रेडियस हो गई। ठीक है, और एक चीज़ और, अब इसमें हम क्या करेंगे, इस कंस्ट्रक्शन में इसमें क्या कर लेना, ज्वाइंट कर लेना, O से P को ज्वाइंट करना, O से A, O से B। ठीक है, गिवन टू प्रूफ दैट, और कंस्ट्रक्शन 3 पॉइंट लिखना ही लिखना है। देन अब मैं डायरेक्ट प्रूफ बता रही हूँ। प्रूफ में क्या करेंगे, कुछ नहीं, अब हम ये दोनों ट्राइंगल ले लेंगे। कौन कौन से ट्राइंगल ले रही हूँ मैं, POA एंड ट्राइंगल POB। क्यों ले रही हूँ मैं, ये दोनों ट्राइंगल को मैं कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दूंगी। कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दूंगी तो बाय CPCT मेरे क्या हो जाएंगी, करस्पॉन्ड साइड्स इक्वल हो जाएंगी। अब कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए कॉन्ग्रुएंस से रूल लगना चाहिए हमारा। तो देखो कौन सा रूल फॉलो हो रहा है यहाँ पर, वो देखते हैं। हमें पता है कि जो रेडियस होती है वो टेंजेंट पर परपेंडिकुलर होती है। दैट मीन्स कि ये हमारे जो एंगल्स हैं ये मेरे 90 डिग्री हैं, रेडियस से टेंजेंट पर परपेंडिकुलर ड्रॉ होती है। ठीक है, परपेंडिकुलर होती है, तो ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री। अब 90 डिग्री आ गया तो यहाँ पर मेरा क्या होगा, RHS रूल फॉलो हो रहा है नहीं, वो देख लो। R मतलब राइट एंगल, H मतलब हाइपोटेनियस। तो देखो ऊपर वाले ट्राइंगल की हाइपोटेनियस OP है, नीचे वाले ट्राइंगल की हाइपोटेनियस OP है, विच इज कॉमन। ठीक है, दोनों में हाइपोटेनियस कॉमन है। ठीक है, तो हाइपोटेनियस मिल गई। अब बचा S मतलब ट्राइंगल की कोई भी एक साइड इक्वल होना चाहिए। तो देखो OA इक्वल OB, क्यों इक्वल है, क्योंकि बोथ आर रेडियस। ठीक है, तो यहाँ पे मैं कौन सा RHS रूल लगा रही हूँ, कैसे, PAO इक्वल एंगल PBO। ये क्या लिखूंगी मैं, राइट एंगल। राइट एंगल कैसे है, वो भी आपको रीजन लिखना पड़ेगा कि क्या, जो OA होती है वो परपेंडिकुलर है PA पर और OB परपेंडिकुलर है PB पर। ठीक है, इस तरह से हमने इनको 90 डिग्री बताया है। सेकंड हाइपोटेनियस, OP इक्वल OP, कॉमन कॉमन, ये राइट एंगल, ये हाइपोटेनियस साइड, OA इक्वल OB, कैसे हैं, रेडियस हैं। ठीक है, अब मैं यहाँ पे क्या लगा दूंगी, बाय RHS कॉन्ग्रुएंस रूल। ठीक है, दोनों कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो जाएंगे, दोनों कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गए। लास्ट में आप लिख देना क्या, बाय CPCT से क्या हो जाएगा, PA इक्वल PB। यही हमें प्रूफ करना था कि जो एक्सटर्नल पॉइंट P है, जो एक्सटर्नल पॉइंट P है उससे जो टेंजेंट जा रही है वो दोनों टेंजेंट की लेंथ जो है वो आपस में इक्वल होती है। यही हमें प्रूफ करना था। सेक्शन C का क्वेश्चन नंबर 31 का B पार्ट समझते हैं हम। ये हमें और में होते हैं, या तो A पार्ट करना है, आपको B पार्ट करना है। ये भी क्या है, हमारा थ्योरम है
टू कंसेंट्रिक सर्कल्स विद सेंटर ओ आर ऑफ रेडियाई 3 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर। दो कंसेंट्रिक सर्कल है, एक के अंदर एक सर्कल है इस तरह से, एक की रेडियस 3 है तो अंदर वाले की 3 हो गई और बाहर वाले की क्या हो गई 5 हो गई है, ठीक है। सो फाइंड द लेंथ ऑफ कॉर्ड ए बी ऑफ द लार्जर सर्कल विच टचेज द स्मॉलर सर्कल एट पी। क्या बोला है, एक कॉर्ड है जो किसकी कॉर्ड है, लार्जर सर्कल की है, लेकिन कॉर्ड तो कैसे भी ड्रॉ हो सकती है। तो यहाँ पे उसने बोला है कि वो कॉर्ड इस तरह से आपको ड्रॉ करनी है कि जो इनर सर्कल है उसको टच करे। इसका मतलब इनर सर्कल को वो पी पॉइंट पर टच करे तो इनर सर्कल की वो कॉर्ड क्या हो गई, वो टेंजेंट हो गई। इनर सर्कल के लिए ये क्या है, ए बी एक टेंजेंट है, ठीक है, और आउटर सर्कल के लिए ए बी क्या है, एक को कॉर्ड है। तो यहाँ पे हमें फाइंड क्या करना है, विच टचेज द स्मॉलर सर्कल। अच्छा, फाइंड द लेंथ ऑफ कॉर्ड, तो ए बी की लेंथ फाइंड करनी है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा क्या है, गिवन आप लिख लेना जो गिवन होता है, और टू प्रूव दैट में हमें लिखना है लेंथ ऑफ ए बी की लेंथ फाइंड करनी है। अब आप कंस्ट्रक्शन में क्या लिखोगे, कंस्ट्रक्शन में इसका सेंटर ओ लेना, ओ से आपने पी ज्वाइंट किया है, ओ से आपने ए ज्वाइंट किया है और बी पॉइंट को ज्वाइंट किया है, ये सब आपने ज्वाइन कर लिए। क्यों किए, यहाँ पे देखो एक ट्राइंगल बन रहा है हमारा, क्या ट्राइंगल ए ओ पी और ट्राइंगल बी ओ पी। अब देखो हमें पता है क्या कि जो रेडियस होती है वो टेंजेंट पर क्या परपेंडिकुलर होती है, तो यहाँ पर क्या है, ओ पी जो है वो परपेंडिकुलर ऑन ए बी टेंजेंट है इनर सर्कल की, तो रेडियस ओ पी परपेंडिकुलर टू ए बी, ठीक है। तो यहाँ से परपेंडिकुलर दैट मीन्स ओ पी ए इक्वल ओ पी बी इक्वल 90 डिग्री है, क्लियर। अब मेरे पास वो दोनों ट्राइंगल कैसे हो गए, अब राइट एंगल ट्राइंगल हो गए। सो ट्राइंगल APO एंड ट्राइंगल BPO आर कैसे हैं, राइट एंगल ट्राइंगल है। अब जब राइट एंगल ट्राइंगल प्रूफ हो गए तो इसमें मैं पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करूंगी, राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है। दोनों ट्राइंगल, अब मैंने एक ट्राइंगल ले लिया इन ट्राइंगल, एक ट्राइंगल यूज कर रही हूँ मैं APO, इधर वाला ट्राइंगल ले रही हूँ। अब इस ट्राइंगल में क्या कर रही हूँ, हाइपोटेनियस पाइथागोरस थ्योरम यूज कर रही हूँ। तो पाइथागोरस थ्योरम मेरी क्या कहती है, हाइपोटेनियस होल स्क्वायर किसके होता है, परपेंडिकुलर ऑफ बेस के स्क्वायर्स के सम के। तो यहाँ पे देखो ये जो डिस्टेंस है OA कितनी है मेरी 5 है, OA मेरी 5 है, OP कितनी है 3 है, OP 3 है, AP पता नहीं है मुझे, ठीक है। तो हाइपोटेनियस मेरी इस ट्राइंगल में क्या है, हाइपोटेनियस है मेरी OA इक्वल परपेंडिकुलर क्या है मेरा OP प्लस बेस क्या है मेरा AP। अब मुझे पता क्या क्या है, OA पता है, OA मेरा कितना है 3 है, ठीक है। OA तो 5 है, आउटर सर्कल की रेडियस है ना, OA 5 है, OP कितना है 3 है और AP मुझे फाइंड करना। अब इसको सॉल्व कर लो तो ये 25 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, ये AP होल स्क्वायर चल ही रहा है, 9 को इधर शिफ्ट कर लेंगे हम, AP होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से AP होल स्क्वायर इक्वल कितना आ जाएगा मेरा 16 आएगा। तो यहाँ से AP जो है मेरी कितनी आ जाएगी 4 आ जाएगी, 4 सेंटीमीटर। तो ये तो AP आई है, इतनी डिस्टेंस आई है AP 4, ठीक है। तो जब AP 4 है तो PB भी मेरी 4 ही है, तो यहाँ से मुझे तो AB की फाइंड करनी है, तो AB इक्वल क्या हो जाएगा AP प्लस PB, एक की 4 है दोनों की 4 है, तो यहाँ से AB की कितनी लेंथ आ गई मेरी, लेंथ ऑफ कॉर्ड 8 सेंटीमीटर, यही मुझे फाइंड करना